बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने प्री पेमेंट्स को इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश की थी। इस लेक्चर में हम एक्रूवल्स की जो दो सब कैटेगरीज हैं, एक्रूड रेवेन्यूज और एक्रूड एक्सपेंसेस, उनको इलस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली इलस्ट्रेशन है एक्रूड रेवेन्यूज की। October 31st, the agency earned $200 for advertising supplies that were not billed to clients before October 31st. इस रजिस्ट्रेशन में तो अगर हम पढ़ें तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि एजेंसी जो है उसने $200 की सर्विसेज जो प्रोवाइड की हैं वो अर्न कर चुका है, लेकिन उसने अभी तक कस्टमर को उसका बिल नहीं भेजा। 31 अक्टूबर को हमने ये रियलाइज़ किया कि ये हम अर्न कर चुके हैं, ये एक्रू हो चुका है, ये रेवेन्यू एक्यूमुलेट हो चुका है। अगर ये रेवेन्यू एक्यूमुलेट हो चुका है और ये हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो वो जो कस्टमर जिनसे हमने रिसीव नहीं किया वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स कहलाएंगे, यानी वो अकाउंट्स जिनसे स्टिल ये अमाउंट रिसीवेबल है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? एडजस्टिंग एंट्री। अकाउंट्स रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे और सर्विस रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इसमें और प्री पेमेंट्स थोड़ा सा डिफरेंस है। प्री पेमेंट्स में हम ये देख रहे थे कि इनिशियली क्या एंट्री पास हुई, लेकिन इसमें क्योंकि प्री पेमेंट्स नहीं है, आपने एडवांस में पेमेंट नहीं की, तो आप इसमें एडवांस पेमेंट नहीं कर रहे बल्कि आपने अभी पेमेंट रिसीव करनी है। आप सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन अभी आपने जो है वो कैश कलेक्ट नहीं किया। अगर कैश कलेक्ट नहीं किया तो हम एक एंट्री पास करेंगे ये रिकग्नाइज करने के लिए कि ये जो सर्विसेज थी, ये जो अर्न हो चुकी हैं, ये हमारा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू को रिकग्नाइज करने के लिए हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो हमने कहा अक्टूबर 31 को अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें भी दो जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। एक बैलेंस शीट का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे एसेट होते हैं, और दूसरा सर्विस रेवेन्यू जो है ये हमारे इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है। तो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और बैलेंस शीट, इसका मतलब है कि एसेट इनकम रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। एसेट इनकम रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा एसेट है, कैश हमारा एसेट है। हाँ, बाद में क्या होगा, जब हम कैश रिसीव कर लेंगे तो तब हम क्या एंट्री पास करेंगे? तब हम इस एंट्री को सामने रखेंगे और हम ये लिखेंगे, जब हमारे पास कैश रिसीव हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल $200 का, तो हम एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट अमाउंट $200। लेकिन जब हमने एडजस्टिंग एंट्री पास की तो हम क्या करेंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल्स डेबिट सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। अगर पोस्टिंग करेंगे और लेजर देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स का, तो उसके जो डेबिट साइड है वहाँ पे जाके हमने $200 पोस्ट कर दिया और सर्विस रेवेन्यू का जो अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे हमने $200 को पोस्ट कर दिया। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये एंट्री हमने पास नहीं की, तो क्या होगा अकाउंट्स के साथ? तो अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए एसेट है, एसेट जब हमने रिकग्नाइज नहीं किया तो एसेट ओवरस्टेट करेगा या अंडरस्टेट करेगा? अगर आप उससे पूछें तो एसेट जो है, अगर हमने ये रिकॉर्डिंग नहीं की तो एसेट ओवरस्टेट करेगा या अंडरस्टेट? ऑब्वियस है कि जब हमने इसको एंट्री पास नहीं की तो एसेट जो है वो अंडरस्टेट कर जाएंगे $200। फॉर एग्जाम्पल वो $1200 पड़े हुए थे, $200 वो $1400 हो जाते। तो अगर वो 1400 नहीं हुए तो 200 से वो कम शो हो रहा है। इसी तरह सर्विस रेवेन्यू है, अगर हम ये रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा इनकम स्टेटमेंट में? तो ये होगा कि रेवेन्यू $200 से कम शो हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एडजस्टिंग एंट्रीज का पास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं करते तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट या तो वो अंडरस्टेट कर देंगे या वो ओवरस्टेट कर देंगे। तो इस केस में बैलेंस शीट जो है वो भी अंडरस्टेट कर देगी और आपकी इनकम स्टेटमेंट वो भी अंडरस्टेट कर देगी। और जब एंट्री पास कर लेंगे तो उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी और वहाँ इनकम स्टेटमेंट जो है वो भी
वहाँ पे भी रेवेन्यू इंक्रीज कर, वहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। बैलेंस शीट में एसेट इंक्रीज कर जाएंगे और इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएंगे। और सर्विस रेवेन्यू का जो नया बैलेंस है वो हमारे पास अक्टूबर 31 को 10,600 शो। जैसे मैंने बताया कि जब कैश रिसीव हो जाएगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट, और ये अकाउंट रिसीवेबल जो हमारे क्रेडिट होंगे, $200 खत्म हो जाएंगे कि अब लोगों ने हमारे पैसे 200 देने थे, अब नहीं देने क्योंकि हमने रिसीव कर लिया। लेकिन ये बाद की एंट्री, जब हम कैश इन एक्चुअल रिसीव कर लेंगे। अभी जो एंट्री पास करनी है वो अकाउंट रिसीवेबल्स को डेबिट करना है और सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट करना है। यही एंट्री हमेशा आप पास करेंगे जब भी आपने बिल नहीं भेजा होगा और आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप जो एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे वो हमेशा यही होगी। अकाउंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एंट्री सेम होगी कि अकाउंट्स रिसीवेबल्स को आप डेबिट करेंगे और रेवेन्यू का जो भी अकाउंट होगा आप उसको क्रेडिट करेंगे और अमाउंट उसकी डिफरेंट हो सकती है। दूसरी सब कैटेगरी है वो है एक्रूड एक्सपेंसेस की, यानी एक्सपेंसेस इनकर हो गए बट नॉट येट पेड, यानी एक्सपेंसेस तो एक्सपेंस तो बन चुका है इस अकाउंटिंग पीरियड का, लेकिन अभी आपने उसको पे नहीं किया। ये लाइबिलिटी एक्सपेंस अकाउंट रिलेशनशिप बनती है। और प्रायर टू एडजस्टमेंट क्या होगा, लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस जो है वो अंडरस्टेट कर जाएंगे और इसकी जो एंट्री पास करेंगे वो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इलस्ट्रेशन हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्रूड इंटरेस्ट, October 31st, the portion of the interest to be accrued on a 3-month note payable is calculated to be $50। हमने लोन लिया था और वो 3 मंथ्स का लोन था और उसके अगेंस्ट एक हमने नोट इशू किया था, जिसे प्रॉमिसरी नोट करते हैं कि आई विल पे यू दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, जो भी लोन की अमाउंट थी, आफ्टर 3 मंथ्स। तो एक नोट पेबल हो, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है इस महीने का वो है $50। ये लोन है 3 मंथ्स का, पेमेंट आप करेंगे एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप वो लोन आज October 1 को आपने फॉर एग्जाम्पल वो लोन लिया था, तो इस पूरे महीने में आपने उस लोन को यूज़ किया है। तो जो लोन अगर यूज़ किया है तो इस महीने के जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है उसको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि हम मैचिंग प्रिंसिपल को सामने रखते हैं। यहाँ पे जो एक्सपेंस रिकग्नाइज हुआ वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहलाएगा। अब एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि हमने अभी उसको पे नहीं किया है और उसको पे करना है आफ्टर 3 मंथ्स, तो वो हमारा पेएबल होगा, यानी हमने अभी पे नहीं किया, लाइबिलिटी हो। पेएबल क्या होगा, पेएबल क्या होता है, पेएबल बेसिकली हमारी लाइबिलिटी होती है कि हमने ये पे नहीं किया है, हम इसको पे करेंगे इन फ्यूचर। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है। तो कोई भी बिजनेस है उसकी ऑब्लिगेशन है, जो ऑब्लिगेशन होती है, जो लाइबिलिटी होती है, वो उसने पे करनी होती है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया और इंटरेस्ट पेएबल को हमने $50 से क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल। यहाँ पे आपको शो नज़र आ रहा होगा लेजर के अंदर, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट साइड हमने $50 October 31 को लिख दिया और इंटरेस्ट पेएबल के लेजर टी अकाउंट के अंदर अगर आप देखें October 31 को $50 आपको शो हो रहे होंगे। इसमें भी आपने ये नहीं देखा कि इनिशियली क्या हुआ। ऑब्वियस है कि इनिशियली क्या एंट्री हुई, इसमें इनिशियली कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ये हमने रियलाइज़ किया है कि ये इस महीने का एक्सपेंस बनता है, इसलिए हमने एडजस्टिंग एंट्री पास कर। हाँ, फ्यूचर में क्या एंट्री पास करें, यानी जब हम पे करेंगे तो अब तब हम क्या एंट्री पास करें, क्योंकि इनिशियली हमने अब यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री में हमने उसको इंटरेस्ट पेएबल को क्रेडिट किया था। जब आप पे कर देंगे तो आप इंटरेस्ट पेबल जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देंगे, और आप पे करेंगे तो ऑब्वियसली आप कैश पे कर रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट पेबल डेबिट और फिर कैश क्रेडिट करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप उसको इन एक्चुअल पे करेंगे उस लायबिलिटी को। तो इंटरेस्ट पेबल को आप कर दोगे डेबिट उस वक्त और कैश को आप कर देंगे क्रेडिट। लेकिन अभी जो एंट्री पास होगी वो होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। अच्छा, जब भी इंटरेस्ट की ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे कि आपने अभी पे नहीं किया है, एक्रू कर गया है, यानी एक्यूमुलेट हो गया है और वो इस अकाउंटिंग पीरियड को वो एक्सपेंस जो है वो रिलेट करता है, तो आप ये एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट।
अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये 50 की जगह 5000 भी हो सकती है, ये 500,000 भी हो सकती है। अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी जैसे यहाँ पे एंड हो रहा था अक्टूबर 31 को, तो आप एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, और जब 3 महीने गुजर जाएंगे तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, कितनी अमाउंट एंट्री पास करेंगे? अगर आप प्रोसेस सोचें, अगर $50 पर मंथ है तो आप आफ्टर 3 मंथ्स, अब वो पेबल आपने पे करना है, तो आप कितने अमाउंट से पे करेंगे? 3 मंथ्स है, पर मंथ अगर 50 है तो 3 मंथ्स का टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 3 × 50, इसका मतलब है $150। तो इसका जब आप पे करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, तो आप क्या क्या पे करेंगे? आप इंटरेस्ट पेबल करेंगे डेबिट 150 से, और कैश को करेंगे क्रेडिट 150 से। लेकिन आप 3 महीने तक सेम एंट्री पास करते रहो। नेक्स्ट मंथ आएगा फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मंथली है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, तो नवंबर के एंड के ऊपर आप क्या एंट्री पास करेंगे? अगेन यही एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल। नवंबर के बाद कौन सा महीना आएगा? दिसंबर का। दिसंबर 31, उसको आप क्या पास करेंगे? यही एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल। और ये इंटरेस्ट पेबल का जो अकाउंट आपको क्रेडिट में नजर आ रहा है, इस महीने 50, नेक्स्ट महीने 50 दोबारा ऐड होगा, अगले महीने फिर ऐड होगा, तो कितना बन जाएगा? 150 बन जाएगा। और आफ्टर 3 मंथ्स जब आप पे करेंगे तो आप इंटरेस्ट पेएबल डेबिट $150 से, और कैश क्रेडिट $150। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ आ गई। दूसरा अकाउंट है सैलरीज। सैलरीज भी हमने डिस्कस की थी पहले। सैलरीज का जो डिस्ट्रिक्ट एंट्री है, क्योंकि नॉर्मली कंपनी सैलरीज जो है वो जिस महीने में वो ड्यू होती है या एक्रू होती है, उस महीने वो पे नहीं करती, बल्कि फॉलोइंग मंथ की किसी भी डेट को पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5th को, फॉर एग्जाम्पल 10th को। और अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्योंकि मंथली था, तो अक्टूबर 31 को हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाएगा, लेकिन अभी हमें सैलरी नहीं मिली, लेकिन सर्विसेज आपने अक्टूबर 1 से लेकर 31 तक की आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, इसलिए जो सैलरी है वो ड्यू है कंपनी के ऊपर। ये लाइबिलिटी है कंपनी, कंपनी ने पे करनी है, लेकिन कंपनी उसको पे करती है नेक्स्ट मंथ। हमारे पास कहीं नज़र नहीं आ रही, हम क्या करेंगे? हम उसको एडजस्ट करेंगे, हम कहेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेएबल क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस था हमारा, इस कंपनी का एक्सपेंस है, सैलरी को उसमें उसको एक्सपेंस लिखा, सैलरी एक्सपेंस। और दूसरा अकाउंट क्या है? लाइबिलिटी का, क्योंकि उसने पे नहीं की, पेएबल, तो वो लिखेगा सैलरीज पे, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेएबल क्रेडिट। इसी तरह जब वो पे कर लेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? सैलरीज पेएबल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? सोचें थोड़ा सा। तो सैलरीज पेएबल जो इसको हमने पहले क्रेडिट किया था, अब क्या करेंगे उसको? अब सैलरीज पेएबल को हम डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। अब हमने उसको पे ऑफ कर दिया, जैसे पे ऑफ होगा फॉर एग्जाम्पल 5 नवंबर को उसने पे ऑफ कर दिया, तो वो क्या एंट्री पास करेगा? कहेगा सैलरीज पेएबल डेबिट $1200 से, और कैश को कर देगा क्रेडिट $1200 से। जैसे एंट्री पास क्या पास करेंगे? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पे। जब भी ये सिचुएशन हो जहाँ पे सैलरीज एक्रूड हो चुकी हो, सैलरीज पेएबल हो, अभी पे ना की हो, और उस अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट करती हो, तो हम यही एंट्री पास करें, सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेएबल। अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, 1200 से 1200,000 भी हो सकती है। ठीक है, अमाउंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री यही रही, सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेएबल। जब वो पे करेगा तो सैलरीज पेएबल डेबिट और कैश, तो इसको आपने याद रखना है। अगर अगर हम ये एंट्री पास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आप एक्सपेंस आपने रिकग्नाइज नहीं किया, आपने रिकग्नाइज नहीं किया एक्सपेंस, तो एक्सपेंस ओवर स्टेट करेगा या अंडर स्टेट करेगा? ऑब्वियस है, जब आपने एक्सपेंस को रिकग्नाइज ही नहीं किया $1200 से, तो $1200 से वो अंडर स्टेट करेगा, कम शो होगा। पेएबल जो है वो किसका पार्ट है? जो लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में।
तो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है वो ज़्यादा शो होगी या कम शो होगी? अगर आप एंट्री पास नहीं करते, रजिस्टिंग स्किप हो जाती है, आप भूल गए, अकाउंटेंट को याद ही नहीं रहा कि हमने ये एंट्री भी पास करनी है। अगर पास नहीं करेगा तो क्या होगा? इस मतलब अकाउंटेंट को बड़ा विजिलेंट होना पड़ता है। अकाउंटेंट को ये देखना पड़ता है कि हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज हमने कौन से अकाउंट्स को एडजस्ट करना है। तो सैलरीज जो है वो अगर वो नहीं उसको रिकग्नाइज करेगा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ जो है वो आपकी अंडरस्टेट करेंगी या ओवरस्टेट करेंगी, क्योंकि आपने रिकग्नाइज नहीं किया। तो वो क्या करेंगी? अंडरस्टेट कर रही है, ठीक है, कम शो, क्योंकि आपने 12 मिनट से उसको क्रेडिट नहीं किया। जब आप एंट्री पास कर लेंगे तो अब आपके पास एक्यूरेट वैल्यूज हैं, वो एक्सपेंस की भी आ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में भी आ जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी एक्यूरेट जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। इसको देख लीजिएगा जी, हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। 4 टाइप्स को प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड रेवेन्यूज, एक्रूड रेवेन्यूज एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। पहले दो प्री पेमेंट्स को और दूसरे दो जो है वो एक्रूवल्स को डील करते हैं। लेकिन आपने इसको याद नहीं करना, आपने उसको समझ के एंट्रीज पास करनी है। Which of the following statements concerning accrual basis accounting is incorrect? इसका आंसर मुझे आप बताइए। लास्ट में आ जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से तो हम वाकिफ हैं, जो कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वो हम पहले प्रिपेयर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे प्रिपेयर है। इतना खास डिफरेंस नहीं है, कॉमन सेंस है। ट्रायल बैलेंस में आपको पता है कि वो एक ट्रायल होता है, एक प्रूफ होता है कि आपके डेबिट्स जो हैं वो इक्वल हैं आपके क्रेडिट्स। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम तमाम अकाउंट्स को लिस्ट डाउन कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमने तमाम अकाउंट्स जो हैं उनको हम लिस्ट डाउन करते हैं, वो चाहे वो बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स हैं वो सब के सब उसके अंदर लिस्ट डाउन करते हैं। लेजर्स से, जो लेजर्स में हमने पोस्टिंग की होती है, लेजर्स के जो बैलेंसेज आते हैं वो बैलेंसेज हम एज इट इज़ ट्रायल बैलेंस में जाके लिख देते हैं। ये एक इनफॉर्मल वे है, लेकिन कोई ये हार्ड एंड फास्ट या कोई लेजिटिमेट अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो ट्रायल बैलेंस जो है उसके डेबिट्स, क्योंकि हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन ये बताती है कि डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट्स, तो डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल होनी चाहिए। अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल है तो हम काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल हो भी तब भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बैलेंस जो जो हमने जो अकाउंट्स वहाँ पे मेंशन किए हैं वो सही, उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि हम गलत डेबिट, सेम अमाउंट का डेबिट और सेम अमाउंट से क्रेडिट गलत भी कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी ये हमें एक एक इंफॉर्मेशन देता है जिससे हमारे लिए आगे स्टेटमेंट्स बनाना आसान हो जाता है। ये एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको नज़र आ रहा होगा, जो हमने एडजस्टमेंट्स की हैं इसके अंदर हमने इसको लिस्ट आउट किया है। बिफोर एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट, ये आपके पास लेफ्ट साइड पे सारे अकाउंट्स, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऑफिस इक्विपमेंट, नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, अनअर्न्ड रेवेन्यू, सैलरीज पेएबल, कैपिटल ड्राइंग, सर्विस रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो जितने एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल है, ड्राइंग है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सारी लिस्ट आउट। दोबारा से बताता हूँ, याद रखिएगा इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले जितने एसेट्स हैं वो लिखते हैं, एसेट्स के बाद फिर हम लायबिलिटीज लिखते हैं, लायबिलिटीज के बाद फिर हम कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल के बाद फिर हम ड्राइंग्स लिखते हैं,
ड्राइंग के बाद जितने भी रेवेन्यूज़ हैं वो लिखेंगे। रेवेन्यूज़ लिखने के बाद जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे उसमें हैं। तो इसका फॉर्मेट जो है वो आपने याद रखना। इसके बाद लिखा है बिफोर एडजस्टमेंट, यानी डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म। हमें पता है कि एसेट्स के नॉर्मल बैलेंसेस डेबिट होते हैं, ये हमने वहाँ लेजर से यहाँ पे आके जो लेजर में बैलेंसेस थे वो यहाँ पे आके हमने लिखे। तो जो भी बैलेंसेस उसके बिफोर एडजस्टमेंट थे वो हमने यहाँ पे, जो डेबिट है वो डेबिट में लिख दिए, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में लिख दिए एज इट इज़। अपनी तरफ से हमने कोई जो है वो खुद से नहीं लिखी कि खुद से डेबिट कर दें, किसी को खुद से क्रेडिट कर दें। लेजर्स में जैसे लिखे थे वैसे यहाँ पे आके हमने लिस्ट डाउन कर दिया। जो डेबिट थे वो डेबिट हो गए, जो क्रेडिट थे क्रेडिट। तो आपको नजर आ रहा होगा कि जितने एसेट्स हैं सब डेबिट साइड पे लिखे हैं, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं सारी क्रेडिट साइड पे लिखी हैं, और कैपिटल जो है वो भी क्रेडिट साइड पे आती है। ड्राइंग्स जो है वो डेबिट साइड पे आती है, रेवेन्यूज़ क्रेडिट साइड पे आते हैं, एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं, क्योंकि ये सब उनके नॉर्मल बैलेंसेस हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट जब हमने एडजस्टमेंट कर दी तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो आफ्टर एडजस्टमेंट है, यहाँ पे एक आफ्टर एडजस्टमेंट से पहले आप एडजस्टमेंट्स का कॉलम बना लें और वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिख दें, और जो एडजस्टमेंट्स हमने की थी वो वहाँ पे इस एज इट इज़ पास कर दें, लिख दें, उन्हीं अकाउंट्स के सामने लिख दें। उसके बाद जो आफ्टर एडजस्टमेंट का बना लें कॉलम, और वहाँ पे लिखें डेबिट और क्रेडिट। और जैसे कैश है, कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, 15,200 एज इट इज़ आता है। अकाउंट रिसीवेबल्स में हमने 200 ऐड हुए थे, तो यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे कोई बैलेंस होता अकाउंट रिसीवेबल्स का तो वो इसमें ऐड होके यहाँ पे शो हो रहा होता। इसी तरह एडवर्टाइजिंग सप्लाईज है तो 1000 से यहाँ पे एडजस्टमेंट जो की थी हमने तो यहाँ पे शो हो रहा है। और एडवर्टाइजिंग सप्लाईज जो है वो पहले देख रहे हैं आप 2500 थी, ये जब आप एडजस्टमेंट का कॉलम बनाओगे अलग से तो वहाँ पे आप उसके क्रेडिट साइड पे 1500 लिखोगे, 2500 में से 1500 लेस होंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। इसी तरह ये सारी एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे हमने लिख दी। ये आफ्टर एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस है, ये बिफोर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट। आप इन दोनों की जो टोटल अमाउंट से हमने डिफरेंस देख सकते हैं। ये 28,700 था, अब ये 30,190 है, ये डिफरेंट है। अब ये जो बैलेंसेज हैं ये कंटिन्यू होंगे। तो यहाँ पे ये 30,190 और 30,190, इसको अब हमने सामने रख के जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, अनएडजस्टेड ख़त्म हो गया, जो अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसको अब हमने सामने रखना है, और उसको सामने रख के हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। ये स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी नहीं है, आपने बनाई नहीं है, आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं। इस तरह इक्विटी स्टेटमेंट में आपके पास कैपिटल ड्राइंग्स है, नेट इनकम आती है, नेट लॉस आता है। बैलेंस शीट में आपके पास एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी आती है। और इक्विटी कहाँ से आती है, जो कि ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट आप बना लेते हैं, उसमें जो इक्विटी आपके पास एंडिंग बैलेंस आता है वो बैलेंस फिर आप बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में जो ऑनर्स कैपिटल होगा वहाँ पे आप जाके, इक्विटी सेक्शन होगा वहाँ पे आप जाके उसको राइट आउट करोगे। ये हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसको हमने सामने रखना है। और यहाँ से हमने सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, क्योंकि ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करती है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं होती। ये हमने पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो ये पीरियड ऑफ टाइम किसी एक लेंथ ऑफ टाइम को शो कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ में, एक मंथ हम ये चाहते हैं, बताएं कि मैनेजमेंट ये चाहती है अकाउंटेंट से बताया कि जी हमने एक महीने में कितने रेवेन्यूज अर्न किए, कितने एक्सपेंसेस इनकर, तो वो पीरियड ऑफ टाइम को डिस्कस कर रहा है। इसी तरह अगर वो क्वार्टरली मांग रहा है या एनुअली मांग रहा है तो पूरे साल को बताएगा कि पूरे साल में हमने कितने रेवेन्यूज अर्न किए, कितने एक्सपेंसेस उसके केस इनकर। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए हम लिखते हैं फॉर दी मंथ एंडेड अक्टूबर 31, 2005। कोई भी स्टेटमेंट होगी सबसे पहले उसका उसका उस कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या स्टेटमेंट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इनकम स्टेटमेंट है तो लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, तो इनकम स्टेटमेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो आपने ये याद रखना है कि आपने हमेशा लिखना है फॉर दी मंथ एंडेड, आगे जो भी है। अगर वो क्वार्टरली है तो फिर फॉर दी क्वार्टर एंडेड, अगर वो ईयरली तो फॉर द ईयर एंडेड December 31 फॉर एग्जांपल 2005। तो आपने यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम को शो करना है इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसमें हमने एडजस्टेड टाइम बैलेंस था, वहाँ से रेवेन्यूज सबसे पहले के रेवेन्यूज में यहाँ पे सर्विस रेवेन्यू फॉर एग्जांपल है $10,600।
यहाँ पे हमने लिख दिए फी या सर्विस रेवन्यू या फीस और लिख दिया। वैसे सर्विस रेवन्यू हमें लिखना है, जो अकाउंट जो यूज़ करेंगे वही लिखेंगे। रेवन्यूज़ के नीचे हमने लिखा सर्विस रेवन्यू और अमाउंट आ गई $10,600। उसके बाद हमने लिखे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जितने थे वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में अगर आप जाएंगे तो लिस्ट होगी, हमने किए हुए एक्सपेंसेस जितने हैं सारे, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे। एक्सपेंस के नीचे हमने सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, तो टोटल एक्सपेंसेस आ गए। रेवेन्यूज़ में हमने इसको एक दो कॉलम में इसको बना दिया, 10,000 आगे लिख दिया। सैलरी एक्सपेंस यहाँ पे जितने एक्सपेंसेस हैं वो लिस्ट आउट कर दिए। उसके बाद हमने टोटल किया और उसको हमने रेवेन्यू के नीचे लिख दिया। तो उसके बाद 10,600 में से हमने ये अमाउंट लेस कर दी तो हमारे पास नेट इनकम आ गई $2,860। इसका मतलब है कि इस कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया क्योंकि हमारे रेवेन्यू ज़्यादा थे और हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कम थे। जब आप क्लोज करते हैं तो उसके नीचे आप डबल नाइन लगा देते हैं, इसके बाद अब कोई अमाउंट आप नहीं लिखेंगे, ये लास्ट फाइनल अमाउंट। तो ये नेट इनकम आपने लिख दी यहाँ पे 2,860। हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई। इनकम स्टेटमेंट के बाद अब हम जो दूसरा स्टेप है वो आप बनाओगे इक्विटी स्टेटमेंट। इक्विटी स्टेटमेंट में दोबारा से आप देख लो कि ये आपने पहले भी बनाई हुई है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं होती, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इसलिए लिखा है फॉर द मंथ एंडेड October 31, 2005। सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर स्टेटमेंट कौन सी है, फिर फॉर द किस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट आ गई फॉर द मंथ एंडेड December 31, 2005। ये इसकी बायड कैपिटल October 1, ये ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस इसका जीरो था, कुछ भी नहीं था। ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट्स, उसने इस महीने में जो इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अभी इसने स्टार्ट किया है इसका मतलब है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है $10,000 की। उसने इनकम कितनी अर्न की आपको याद होना चाहिए। इसमें इनकम इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं, इनकम ऐड करते हैं और ड्राइंग्स लेस करते हैं। अगर लॉस हो जाए तो उसको लेस करते हैं, ठीक है। तो October 1 को कोई बैलेंस नहीं था, ऐड की उसने इन्वेस्टमेंट लेके आया $10,000। नेट इनकम हमने जो अर्न की है इनकम स्टेटमेंट से में हमने देखा है अभी कि जो हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 2,860 का। तो नेट इनकम यहाँ पे हमने ऐड कर, टोटल अमाउंट बन गई 12,860। ड्राइंग्स हमने की है $500 की, तो लेस कर दी इसमें से ड्राइंग्स। और जो उसका क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का आ गया, यानी October 31 को जो बैलेंस बन गया वो आ गया 12,360 का। 12,860 में से 500 लेस करते हैं तो 12,360 जो है इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अब ये बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस में हमने इन्वेस्टमेंट्स ऐड करते हैं, नेट इनकम को ऐड करते हैं, अगर लॉस हो जाए तो लेस करते हैं और ड्राइंग्स को हम उससे लेस करते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, इसको आपने याद रखना। और क्लोजिंग बैलेंस जो है उसका फिर आपके पास जो आ जाता है, इस क्लोजिंग बैलेंस को हम फिर ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट। अब हमारे पास ये बैलेंस शीट आ गई, कंपनी का नाम, बैलेंस शीट, October 31, 2005। अब हमें ये पता है बैलेंस शीट जो होती है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है। इसीलिए या तो आप साथ लिखते हैं एज ऑन October 31, 2005, या आप एज ऑन के बजाय सिंपल लिख देते हैं October 31, 2000, दोनों का मतलब सेम। आप ये भी लिख सकते हैं कि एज ऑन October 31, 2005, या आप वो नहीं लिखते तो आप सिंपल लिख देते हैं October 31, 2005। लेकिन आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे फॉर दी मंथ एंडेड October 31, ये कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम उस वक्त October 31, 2005 को हमारे पास हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली क्या है, ये आपको बताती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो उस डेट को आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, कितने अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज कितनी है, इंश्योरेंस कितनी है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी इक्विटी है। तो उस दिन नेक्स्ट डे वो चेंज हो सकती है, उसके अगले दिन वो चेंज हो सकती है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम को शो नहीं करती बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बताती है कि आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो एसेट्स में वहीं से ट्रायल बैलेंस जो एडजस्टेड था वहाँ से हमने उसको एसेट्स के अकाउंट्स में सारे हमने लिस्ट आउट कर। तो सबसे पहले हमने कैश को लिख दिया, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स की अमाउंट लिख दी, उसके बाद एडवर्टाइजिंग सप्लाईज को लिख दिया। आप एडजस्ट ट्रायल बैलेंस को देख लीजिएगा, सामने रख के आप उसको अमाउंट को यहाँ पे लिखिएगा। इस तरह फिर प्रीपेड इंश्योरेंस है वो 550, जैसे यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट आ गया 5000, ठीक है। और हमने साथ लिखा लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा था उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट में हमने परचेज किया था वो उसकी 5000, और हमने उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमेशा लेस करें, तो ये उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी, ये उसकी 4960 जो है वो उसकी बुक वैल्यू, ठीक है।
तमाम एसेट्स को हमने ऐड कर लिया तो टोटल एसेट्स आ गए $21,910। राइट हैंड साइड पे हम लिख दिया लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। तो लाइबिलिटीज का जो पोर्शन है उसमें आ गया नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, अनअर्न्ड फी, सैलरीज पे। ये टोटल लाइबिलिटीज बनती है आपकी $9,550। ऑनर्स इक्विटी में आपने सी आज बायड कैपिटल उसकी अमाउंट आगे लिख दी और अब इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया टोटल लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी और ये आ गया 21,910। डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। तो यहाँ पे टोटल एसेट जो है मस्ट बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। तो ये दोनों साइड्स हमें नज़र आ रही हैं कि ये बैलेंस्ड, बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस्ड। इसका मतलब है कि हमें उम्मीद है पूरी हमने कोई गलती नहीं की। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है और इसको आप जो है ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको आप रजिस्टर के ऊपर खुद से करें, इसको क्वेश्चंस को देखें और प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक करें। ये इसकी आप इनकम स्टेटमेंट भी बनाएं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाएं, इनकम स्टेटमेंट भी इसकी प्रिपेयर करें, फिर इक्विटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, बैलेंस शीट। जब जितना आप अपने हाथ से ये काम करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इसको सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे और आप ये समझेंगे कि अब आपको ये सारा समझ में आ गया है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि इसको इस वीडियो इन रिकॉर्डिंग्स को आप बार बार सुन लें और रजिस्टर अपना निकालें, पेंसिल रखें और साथ साथ आप उसके नोट्स बनाएं, लिखें। जब लिखेंगे तो माइंड का और पेन का जो है एक रिलेशनशिप होता है, उससे इंसान सीखता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बुक में से उसको हम सॉल्व करें। लेकिन मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप इन बुक को भी सामने रखें, ये जो थ्योरी है उसको देखें और ये इलस्ट्रेशन देखें और उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। डिपेंडेंट ना हो, चीज़ों को समझ रट्टा ना लगाएं, समझें कि ये क्या हो रहा है, अकाउंट्स कैसे अफेक्ट होते हैं और कैसे अंडर स्टेट ओवर स्टेट होते हैं, हमें क्या एडजस्टिंग एंट्रीज को पास करना है, किस तरह पास करना है। तो आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको भी रट्टा लगाएंगे तो आप हर जगह पे सेम क्वेश्चन तो नहीं हो सकते। तो चीज़ें वर्डिंग्स डिफरेंट होती रहती हैं। अगर आपके पास कंसेप्ट होंगे तो फिर आप बड़े ईजीली जो है वो उन क्वेश्चंस को हैंडल कर लेंगे। तो मेरी तरफ से